हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी कि नहीं की थी? सर की तो थी। और हमने आपसे ये भी कहा था इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। ऋणावेशित कण होता है तो सर ऋणावेश जो आवेश है इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होगा, आज देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। आज हम प्रयोग के माध्यम से देखेंगे किस पे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आवेश की गणना इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना ये मिल्कन के द्वारा की गई थी। मिल्कन नाम का एक साइंटिस्ट था। मिल्कन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट तेल बूंद का प्रयोग है ना, तेल बूंद प्रयोग, इसको इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सुनने में अच्छा लगा, तेल बूंद प्रयोग सुनने में थोड़ा अजीब लगा। बोलो ना यार, तो बात तो सही कर रहे हो। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था किसी भी एक्सपेरिमेंट को, अगर किसी भी प्रयोग को अंजाम देना है तो अपने को पूरा एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, और वो सिस्टम अपन देखेंगे। जो मिल्कन भाई साहब थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना की, और उन्होंने जो आवेश निकाला था वो निकाला था 1.602 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻19 कूलम। ये किसने निकाला? मिल्कन नाम का साइंटिस्ट है। उसने इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज निकाला, और इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है। और कैसे निकाला जरा उसको समझो। इन्होंने ना एक चेंबर लिया। इन्होंने क्या किया? एक चेंबर लिया। इस चेंबर में कुछ चीजों को सेट किया। क्या किया? कुछ चीजों को सेट कर दिया। कैसे सेट किया उसको समझो। जो चेंबर के बीच वाला भाग है उसमें इन्होंने दो प्लेटें लगाई, धातु की। दो धातु की प्लेटें को इन्होंने लगा दिया। ठीक है, ये एक धातु की प्लेट है और ये भी एक धातु की प्लेट है। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। हमसे ना थोड़ा सा डायग्राम बनाने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हमसे अच्छे से डायग्राम नहीं बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको डायग्राम अच्छा बनाना है। ये दो धातु की प्लेटें हैं। ऊपर वाली प्लेट धनावेशित प्लेट है, धनावेशित धातु की प्लेट, धनावेशित प्लेट। और नीचे वाली प्लेट ऋणावेशित प्लेट है, ऋणावेशित प्लेट। लिख लो, नाम लिख लो। ये जो धातु की प्लेटें हैं, नीचे वाली प्लेट में कुछ भी करना नहीं, ऊपर वाली प्लेट में इन्होंने एक छेद कर दिया। ये है प्लेट के अंदर छिद्र। ऊपर वाली प्लेट में क्या कर दिया? इन्होंने छिद्र कर दिया। और ये जो ऊपर वाली प्लेट है, इसका जो ऊपर वाला स्पेस दिख रहा है ना, इस वाले स्पेस में इन्होंने ऑयल की ड्रॉप्स को डालने के लिए, ऑयल की जो मिस्ट है उसको डालने के लिए इन्होंने इधर से एक कणित्र लगा दिया। क्या लगाया? इन्होंने एक कणित्र लगा दिया। और इस वाले चेंबर में, इस वाले पार्ट में क्या रहेगा? ऑयल रहेगा। यह है कणित्र, यह है कणित्र। ये है। यहां पे कुछ चीजें और हैं जो कि इन्होंने ऐड की। यहां उन्होंने दूरबीन लगा दी। कौन सी? माइक्रोस्कोपिक दूरबीन। बेटा वो ऊपर जो है उस चीजों को देखने वाला नहीं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक इन्होंने दूरबीन लगा दी। इस दूरबीन से अंदर जो ऑयल की जो ड्रॉप्स आएंगे उसको ऑब्जर्व करने में काम में आएंगी। और साथ ही इधर एक ऐसा चेंबर लगा दिया जहां से एक्स रेज निकल सके। तो ये क्या है? एक्स किरण स्रोत है। और इन दोनों ही बैटरीज को, ये एक परिपथ अपन तैयार कर रहे हैं कि इनका जो सिस्टम था वो कैसा है ना। और यहाँ पे लगा दी इन्होंने बैटरी। अभी बैटरी से दोनों ही सिरों को कनेक्ट नहीं करना है। ये बैटरी का ऋणावेशित पोल और ये क्या है?
नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ये वाला तो है पॉजिटिव पोल, ये है नेगेटिव पोल। नेगेटिव पोल ऋणावेश प्लेट से जुड़ेगा, पॉजिटिव पोल धनावेश प्लेट से जुड़ेगा। बोलो ना यार, हाँ कहना चाहिए, समझ में आई कि नहीं आई? समझने वाला कुछ है ही नहीं सर, ये तो केवल डायग्राम बनाना है, तो बेटा डायग्राम ही तो बनाना है फिलहाल के लिए। अब ये था उनका पूरा एक सिस्टम। अब अपन इसमें कुछ चीजें करने वाले हैं, ठीक है, कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका थ्योरेटिकल पोर्शन ही कवर करेंगे, कैलकुलेशन वाला पोर्शन हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस में भी नहीं है। अभी देखो गणित से क्या करेंगे अपन, यहाँ से ऑयल को पास करवाएंगे किसके अंदर, इस चैम्बर के अंदर, और किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, मिस्ट के फॉर्म में। मिस्ट के फॉर्म में मतलब बहुत ही महीन पार्टिकल्स के फॉर्म में, बहुत ही महीन पार्टिकल्स के फॉर्म में। जैसे कि आपने कोहरा देखा होगा, कोहरा देखा होगा, कोहरे में जो बहुत महीन महीन बारीक बारीक बूंदे आती है वाटर की, बिल्कुल उसी प्रकार से क्या होती है, ऑयल की मिस्ट होती है। ये मिस्ट क्या करेंगे, ये जो ऑयल ड्रॉप्स है ये क्या है, ऑयल्स की ड्रॉप, यानी कि तेल की बूंद, तेल की बूंद। यहाँ पर उपस्थित तेल की बूंद में अपने को कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करना। ये बूंद जब यहाँ से छेद से होकर के यहाँ पहुंचेंगी ना, तो अब अपने को इस बूंद को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। और क्या ऑब्जर्व करना है इसके अंदर, दूरबीन से, जो दूरबीन लगा रखी है, माइक्रोस्कोपिक दूरबीन हमने लगा रखी है, इस दूरबीन से यहाँ पर जो तेल की बूंद आई है, इस बूंद के मोशन को, वेग को अपने को डिटरमाइन करना है। अपने को नहीं करना, बेसिकली इन्होंने किया, किसने, मिलिकन भाई साहब ने। और एक और बात, दो कंडीशंस होंगी यहाँ पे। पहली कंडीशन, जब हम कोई धारा प्रवाहित नहीं करेंगे और कोई अक्षय स्रोत प्रवाहित नहीं करेंगे, उस समय तेल की बूंद का मोशन क्या रहेगा वो अपने को निकालना है। अपने को नहीं, इनको निकालना था, इन्होंने निकाला, इक्वेशंस बनी और उन इक्वेशंस से इन्होंने मोशन को निकाला, किसके, तेल की बूंद के मोशन को। और एक सिचुएशन ऐसी आई जिसमें इन्होंने क्या किया, अक्सरे भी पास करवाई और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करवा दिया, करंट प्रवाहित करवाया, जिसकी वजह से अंदर वाले पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और ऐसे में इस तेल की बूंद पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क करेगा। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाने के बाद तेल की बूंद के वेग में, उसके मोशन में क्या फर्क पड़ा, वो अपने को ऑब्जर्व करना था। और उन्होंने ऑब्जर्व किया, मिलिकन भाई साहब ने, और वहां से उन्होंने कुछ इक्वेशंस निकाली। तो यहां से उनके पास दो कंडीशंस में दो इक्वेशंस आती है। पहली कंडीशन, जब अक्सरे और बैटरी पास नहीं, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते, पास नहीं करवाते हैं, उस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन, उसमें वेलोसिटी क्या आई, वेग क्या आया, मोशन क्या आया तेल की बूंद का। और दूसरी बार जब इलेक्ट्रिसिटी और अक्सरे को पास करवाने पे इस तेल की बूंद को ऑब्जर्व किया, क्या मोशन आया, उसको उसने निकाला। अक्सरे स्रोत हम क्यों यूज कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि बेटा अक्सरेज निकलेंगे, ये है अक्सरेज। और अंदर तो कोई ना कोई गैसेस तो होंगी ही होंगी, बोलो ना यार, होंगी कि नहीं होंगी, गैस तो हर जगह मौजूद होती है, वहां पर गैस के पार्टिकल्स होंगे, अक्सरेज गैस के पार्टिकल्स पे हिट करेंगी, ये क्या हो जाएंगे, आयनाइज, इनका आयनाइजेशन हो जाएगा। जब ये आयनाइज्ड पार्टिकल्स इस ऑयल की ड्रॉप से जाकर के टकराएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, एक आवेश जनरेट हो जाएगा, बोलो ना यार, आवेश जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये जो तेल की बूंद है Fe के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के साथ साथ क्या होंगी, ऊपर की तरफ भी क्या करने लगेगी, मोशन में रहेंगी। और एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से भी ये ऊपर नीचे की तरफ क्या करेंगी, मोशन करना शुरू कर देंगी। तो दो प्रकार से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाते हैं तो दो प्रकार से मोशन होता है, ऊपर की तरफ भी होता है और नीचे की तरफ भी होता है। ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वजह से, और नीचे की तरफ क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ऐसे में उनको दोनों ही कंडीशंस में दो इक्वेशंस मिली और दोनों इक्वेशंस से उन्होंने एक फाइनल इक्वेशन निकाली आवेश की। फाइनल इक्वेशन निकाली किसकी, आवेश की। और वो इक्वेशन क्या थी उसको जरा देख लो। वैसे तो आपके सिलेबस में ये इक्वेशन भी नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी 9 पाई d v1 प्लस v2। ये फर्स्ट कंडीशन में वेग और ये सेकंड कंडीशन में वेग। ये क्या है, d दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है,
साथ में है कैपिटल वी। कैपिटल वी क्या है? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये हायर पोटेंशियल पे होगी और ये क्या रहेंगे? लोअर पोटेंशियल पे होगी। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे इसके अंदर तो दोनों प्लेटों के बीच में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ऊपर वाली प्लेट हायर पोटेंशियल पे जाएगी, नीचे वाली प्लेट लोअर पोटेंशियल पे जाएगी। साथ में है अंडर रूट 2 ईटा 3 V1 अपॉन रो ओ माइनस रो ए, ये है जी। रो ओ यानी कि ऑयल की डेंसिटी, जो ऑयल की ड्रॉप है उसकी डेंसिटी, और ए एयर की डेंसिटी, अंदर जो एयर है उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है। और साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये उन्होंने एक फाइनल इक्वेशन निकाल ली, किसने? मिलिकन ने। और एक इस इक्वेशन के थ्रू उन्होंने आवेश की गणना की, और आवेश की गणना क्या हुई? सारी की सभी चीजों की उन्होंने वैल्यूज पुट की, और वैल्यूज पुट करने के बाद इन्हें जो आवेश मिला, क्यू मिला, वो क्या मिला? 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या था? इलेक्ट्रॉन पे आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? वो ये आवेश है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम आवेश होता है। बात समझ में आ गई? तो ये मिलिकन का एक प्रयोग था। किस प्रकार से था आपको चीजें समझ में आई होंगी। इक्वेशन ये था, और यहाँ से उन्होंने एक फाइनल इक्वेशन, फाइनल जो आवेश होता है वो निकाल दिया। अब ना मिलिकन ने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने एक बात सबसे अच्छी जो बोली, उन्होंने एक इक्वेशन दे दी कि Q इज इक्वल टू NE। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। पहली चीज आपको रखनी है कि आवेश कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, और Q इज इक्वल टू N इंटू E। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, ये तो हो गया अपने पास कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, उसकी गणना कैसे की मिलिकन ने, वो हमने देखा। थ्योरेटिकल पोर्शन है आपके सिलेबस में, और जो डेरिवेशनल पोर्शन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो अपन ने भी उसको हटा दिया। फालतू में माथा पचाई नहीं करनी है, काफी बड़ा लेंथी वरना हो जाएगा, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कितना होगा रे बाबा? ए बाबा, कितना होगा रे बाबा? ए बाबा, मैं तो डर गई, मैं तो डर गई। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मैं तो डर गई। यह है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एमी क्या है? एमी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे? हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश आ गया कितना? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमी इज इक्वल टू होता है E अपॉन एमी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात। ये तो अपन ने अभी निकाल के आए। कितना है? किसने निकाला? मिलिकन ने निकाला। कितना निकाला? 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और ये निकाला था जे थॉमसन ने निकाला था। और कितना निकाला? 1.75820 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम kg इनवर्स। ये किसने निकाला? जे थॉमसन ने निकाल दिया था। बस पुट करना है, कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाल दिया, तो यहाँ पे एमी बराबर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय अनुपात कितना है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1.75820 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम kg इनवर्स। कूलम से कूलम तो कैंसिल हो गया,
गुलाम से गुलाम तो कैंसिल हो गया। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9.1 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -31 kg। ये है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो कभी कोई आपसे पूछे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है इतना। मैं तो डायरेक्ट ही तो जाना, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है इतना। बोलो ना, समझ में आया कि नहीं है? कैलकुलेशन करते रहना आप लोग, कैलकुलेटर होगा तो कर लेना, आपके यही निकल के आएगा। अभी ना ये जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के परमाणु का लगभग 1837 गुना होता है, यानी कि बहुत कम द्रव्यमान होता है, बहुत बहुत कम द्रव्यमान। इसी वजह से अपन एमी को यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इसको जीरो मान सकते हैं। जीरो के बराबर होता है माना, ऐसे मान लो कि द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता ही नहीं। इसीलिए जब हम परमाणु भार निकालेंगे ना, आगे पढ़ेंगे परमाणु भार। परमाणु भार को निकालते समय परमाणु का भार कैसे निकालेंगे कि परमाणु में उपस्थित जो भी कंपोनेंट हैं उसका भार निकालो, उसके भारों का योग क्या होगा, परमाणु भार, उसका परमाणु भार हो जाएगा। जैसे कि परमाणु में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीजें होती है। तो परमाणु में क्योंकि ये तीन चीजें हैं तो इन तीनों के भार का योग क्या होगा, परमाणु भार होगा, क्योंकि परमाणु इन तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। बोलो यार हाँ कि ना, सर बात तो सही है। तो परमाणु भार क्या होगा, परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों का भार क्योंकि बिल्कुल कम होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए हम क्या मान सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही कम होता है इलेक्ट्रॉन का भार। इसी वजह से अपन क्या मान सकते हैं, इसको एकदम जीरो। तो अब हम परमाणु भार जो निकालेंगे ना, जो हम परमाणु भार निकालेंगे, ये है परमाणु भार, क्योंकि ये तो बिल्कुल जीरो के बराबर है, तो इसकी कैलकुलेशन से तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसे मान लो कि भार ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन में कोई भार ही नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, परमाणु का भार केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भारों पे डिपेंड करता है। प्रोटॉन का भार प्लस न्यूट्रॉन का भार इज इक्वल टू परमाणु भार निकालते हैं। तो परमाणु भार में हम हमेशा क्या करते हैं, और आपने ऐसे देखा होगा कि जैसे कि कोई भी परमाणु हो, कार्बन ले लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इसका परमाणु भार कितना होता है 12। कैसे हुआ, ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी, तो दोनों का योग कर दो, कितना जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये क्या है, परमाणु भार हो गया। बोलो ना यार हाँ कि ना, AMU के अंदर एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, बोलो ना यार, हुआ कि नहीं हुआ, सब बात तो सही है। तो बस इसी प्रकार से अपन निकालते हैं परमाणु भार। न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है इसके मास को नेग्लेक्ट कर दो, तो यह है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तीन चीजें अपने को याद रखनी है यहाँ से, PQ इज इक्वल टू Ne, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम, और जो एमी है, एमी का मान कितना होगा 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg। ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये तीन चीजें याद कर लो, यही है याद करने वाली बात, ठीक है। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान जय भारत, वंदे मातरम।